आज आप सब बात कर रहे हैं कि 2012 के निर्भया कांड के बाद दिल्ली में सीजेपी का प्रोटेस्ट 14 साल का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। यहाँ लाखों स्टूडेंट सड़क पर इकट्ठा हुए। आज आप सब बात कर रहे हैं कि किस तरह दिल्ली में पुलिस ने स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज और आंसू गैस का यूज किया। आज आप सब बात कर रहे हैं कि किस तरह दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जबरदस्ती भूख हड़ताल से उठाया। लेकिन ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा कि इतनी शार्प माइंड वाली पार्टी जहां अमित शाह जैसे चाणक्य बैठे हैं, उस बीजेपी ने इस प्रोटेस्ट को इतना बड़ा क्यों बनने दिया। और अगर आप कोशिश करो तो इस सवाल का जवाब ढूंढना इतना मुश्किल भी नहीं है और इसका जवाब सिर्फ एक वर्ड में दिया जा सकता है और वो वर्ड है एरोगेंस। एनडीए 3.0 में ठीक वही एरोगेंस आ गया है जो यूपीए 2.0 में आ गया था। याद करिए, आज से वो 15 साल पहले वाला दिन जब बाबा रामदेव को रामलीला मैदान से भागना पड़ा, अपना सत्याग्रह बीच में छोड़कर। उस दिन भी यही दिल्ली पुलिस थी जो उस आंदोलन को कुचलना चाह रही थी। और आज भी यही दिल्ली पुलिस है जो सीजेपी के आंदोलन को कुचलना चाह रही है। और यही पुलिस सरकार के आदेश पर सोनम वांगचुक को बीच भूख हड़ताल से जबरदस्ती उठाकर ले जाती है और देश के युवाओं पर आंसू गैस और लाठीचार्ज करने में जरा भी नहीं चलती। और कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस वाले अपनी फ्रस्ट्रेशन इन बच्चों पर डंडा मार के निकाल रहे हैं। घर से कोई फ्रस्ट्रेशन लेके आ रहे हैं और इन बच्चों पे निकाल रहे हैं। और सिर्फ इस आंदोलन की बात नहीं है, सिर्फ नीट ही एक मुद्दा नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जैसे राम मंदिर में चोरी, यूजीसी गाइडलाइंस, जाति जनगणना, E20 फ्यूल और इंडिया यूएसए डील, जो इस बात पर जरूर प्रश्न खड़ा करती है कि क्या बीजेपी 2019 में वापस सत्ता में आ पाएगी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं सभी मुद्दों पर, एनडीए 3 के एरोगेंस पर और नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी पर। आज मैं शुरुआत इस प्रश्न से करना चाहता हूं कि आज की तारीख में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन है। शायद आप में से कुछ लोग कहेंगे कि कांग्रेस या अपोजिशन पार्टीज, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी चुनौती खुद उनके कोर वोटर्स। और इस बात को समझने के लिए आपको सीजेपी की प्रोटेस्ट की तरफ जाना होगा। आज सोशल मीडिया दो हिस्सों में बढ़ चुका है, जहां एक तरफ कुछ लोग हैं जो सीजेपी के आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं और वहीं कुछ लोग इस मूवमेंट को अपोज कर रहे हैं। And the CJP should be allowed to do whatever the hell it wants to do. And the CJP is a murderous mob of lynchers led by a coward called Abhijit Dipke. और अगर आप देखेंगे कि किस तरह समाजवादी पार्टी, लेफ्ट पार्टीज, भीम आर्मी और कुणाल कामरा जैसे लोग इस आंदोलन के स्टेज पर आ रहे हैं, तो आप एक तरह से सही भी हैं। बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात ये याद रखना जरूरी है कि ये लोग आग लगाने नहीं आ रहे, बल्कि आग देखकर अपने हाथ सेकने आ रहे हैं। ये कह लीजिए कि अपना उल्लू सीधा करना आ रहे हैं। किसी को मोदी से परेशानी है तो कोई अपनी राजनीति चमकाना चाह रहा है। लेकिन जो कोर मुद्दा है वो पेपर लीक ही है। हमारे देश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं की सबसे बड़ी परेशानी है पेपर लीक। और अगर नीट पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली में नेपाल जैसे हालात हो रहे हैं, जहां लाखों युवा एक गुस्से में अपने हक के लिए लड़ना चाह रहे हैं, वहां देश की सरकार सिर्फ इसलिए संवाद नहीं करना चाह रही कि उन्हें लगता है कि ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट। लेकिन गौर करने की बात है कि ये मुद्दा इतना छोटा था कि इसे सिर्फ 10 मिनट में सुलझाया जा सकता था। चाहे सरकार माने या ना माने, अगर पेपर लीक हो रहे हैं देश में तो किसी की तो जिम्मेदारी बनती है। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर है तो ये जिम्मेदारी उन पर आती है। और ऐसा नहीं है कि देश में कोई मंत्री पहली बार हटाया जाएगा या रेजिग्नेशन देगा। बहुत बार ऐसा हो चुका है जब नैतिकता के आधार पर लोगों ने या मंत्रियों ने अपने रेजिग्नेशन दिए। अगर बीजेपी का एरोगेंस बीच में ना आता तो जिस दिन ये आंदोलन चालू हुआ उसी दिन सरकार को जाकर बात करनी चाहिए थी। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी को किसी और मिनिस्ट्री में ट्रांसफर कर दिया होता तो ये मुद्दा इतना बड़ा ही नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस दिन दिल्ली में आंसू गैस और लाठीचार्ज हो रहे थे, वहीं उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी
राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे थे। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। शायद उस दिन राहुल गांधी का मजाक न उड़ाकर अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के युवाओं के नाम कोई संदेश ही दे दिया होता तो शायद ये बात इतनी बड़ी न बनती। बीजेपी को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि ये युवा जिनकी उम्र 25 से भी कम है, ये बचपन से प्रधानमंत्री को देखते आ रहे हैं और उनको अपना आदर्श मानते हैं। और यही युवा जब लाठियां खाता है तो सपोर्टर से अगेंस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। सत्ता की चाबी हमेशा से इन्हीं यूथ के आसपास ही घूम रही है और इन्हें इग्नोर करके आगे कभी नहीं बढ़ा जा सकता। और शायद अपोजिशन पार्टीज इस सीजेपी के आंदोलन से बहुत हद तक एक ऐसा परसेप्शन बनाने में सफल हो गई है जहां प्रधानमंत्री मोदी युवाओं के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। इतने लाखों युवा हाथों में डिग्री लिए हुए नौकरी के इंतजार में, इतने युवा बार बार पेपर लीक से परेशान हैं, इतने युवा फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड कर रहे हैं। और जब सरकार से सवाल किया जाता है तो पहले तो कोई जवाब नहीं आता, और जब कोई जवाब आता है तो ये जवाब आता है कि खुद का बिजनेस कर लो, मूफियाँ तो लो, पकौड़े बेचो। और बस इसलिए मैं कहता हूँ कि बिना यूथ के 2019 का इलेक्शन जीतना लगभग नामुमकिन है। अब बात करते हैं सरकार के मंत्रियों की, जो खुद को भगवान से ऊपर समझने लगे हैं। और जाने क्यों इनको लगता है कि ये जो करे वो ठीक ही होगा, ये लोग कोई गलती कर ही नहीं सकते। अब आप कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस का ये बयान सुन लो। जिनको कुत्ता नहीं पहुंचता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। अगर आप डेमोक्रेसी में हो तो आपको आलोचना भी सहनी पड़ेगी। अगर कहीं दिक्कत है तो जनता आवाज़ भी उठाएगी। और सोशल मीडिया वो जरिया है जो सबको अपनी मन की बात कहने का हक देता है, ठीक वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं अपने मन की बात। लेकिन दिक्कत यह है कि जब आप सरकार की आलोचना करते हो तो आपको कुत्ता कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता है, एंटी नेशनलिस्ट कहा जाता है। ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, हाँ, ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। हाँ। देश में पानी की कोई कमी नहीं है। मैं वाटर रिसोर्स अच्छा। हाँ। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी बीजेपी के लीडर्स ऐसी बातें कर चुके हैं जो उन्हें शोभा नहीं देती। एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय तो आपको याद ही होंगे, गंदे पानी के मामले में जब किसी रिपोर्टर ने उनसे कोई सवाल पूछा तो उनको ये जवाब मिला, यार तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया, तुम क्या घंटा हो गया। देश के मिडिल क्लास की जेब खाली हो और रही सही जेब पर भी डाका पड़ने लगे तो जनता का सवाल उठाना बनता है। और जब नितिन गडकरी जी से सवाल किया जाता है कि E20 के यूज से 2023 के पहले वाले वाहनों में प्रॉब्लम आ रही है, उनके फ्यूल टैंक में, कार्बोरेटर में परेशानी आ रही है, इंजन खराब हो रहे हैं, तो गडकरी जी जवाब देते हैं और खुला चैलेंज करते हैं कि ऐसा कोई भी गाड़ी बता दो जो E20 से खराब हुई हो। अब कोई भी पत्रकार देश का और कोई भी व्यक्ति, 4 लोग बताओ मेरी गाड़ी खराब हुई, मैं ऑटो वाले कंपनी को टेस्टिंग करने के लगाता हूं और जो कुछ होता है मुझे बताइए, जिम्मेदार माने बताइए कहाँ कोई गाड़ी नहीं है, प्रोपोगंडा हो रहा है। जबकि हकीकत यह है कि सोशल मीडिया पे दुनिया भर के वीडियोस हैं जहां लोग बता रहे हैं कि इस तरह उनके वाहनों को E20 से परेशानी हो रही है और वो उनका मेंटेनेंस और माइलेज बढ़ रहा है। पर बंद हो जा रही थी गाड़ी, माइलेज एकदम से नहीं दे रही थी, उसकी वजह से फ्यूल पंप को खोला गया, फ्यूल पंप एकदम से जाम हो चुका है। E20 पेट्रोल है जो आपको सामने दिख रहा है, इसमें 20% इथेनॉल है, जो कि इथेनॉल क्या होता है कि कुछ दिन में पानी बन जाता है और फ्यूल पंप को खराब करने लगता है। दुख की बात यह है कि अगर आपको 100% शुद्ध पेट्रोल चाहिए ना तो मिलेगा 160 रुपये के ऊपर का, यानी लगभग 60 रुपये ज़्यादा E20 पेट्रोल से। शायद बीजेपी को लगता है कि कुछ 15 से 20% अपर मिडिल क्लास वाले लोग ही तो कार चलाते हैं, अगर ये E20 से नाराज भी हो गए तो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन शायद बीजेपी उन 2 व्हीलर्स और ऑटो वालों को भूल गई जो अपने काम धंधे के लिए सिर्फ अपनी बाइक पर डिपेंडेंट है, ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना या बाकी कोई काम करना। अगर माइलेज कम हो जाएगी और मेंटेनेंस बढ़ जाएगी तो बीजेपी के लिए बहुत बड़े खतरा हो सकता है, क्योंकि जब ये मिडिल क्लास आदमी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जाएगा तो हर बार वो सरकार को मन से कोसेगा और क्या पता ये लोग अपना गुस्सा 2019 के इलेक्शन में निकाले। तो यहाँ भी दिक्कत सिर्फ बीजेपी लीडर्स के एरोगेंस की है। नितिन गडकरी जी को लगता है कि जो वो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो देश का लाखों करोड़ रुपए का इम्पोर्ट बिल बचा रहे हैं, उनको लगता है कि वो पॉल्यूशन कम कर रहे हैं देश में। लेकिन अपने एरोगेंस के चलते वो ये नहीं देख पा रहे कि माइलेज कम होने से एवरेज यूज तो बढ़ ही गया, बाइक और कार के पार्ट्स भी खराब हो गए। करीब करीब इंडिया में 20 करोड़ ऐसे वाहन हैं जो 2023 के पहले के, यानी E20 की मार से उन पर सीधा असर पड़ेगा, यानी 20 करोड़ वोटर्स पर सीधी मार। रही बात पॉल्यूशन की, तो ये भी सुन लीजिए कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने में करीब करीब 2500 से 10,000 लीटर पानी का खर्च होता है, क्योंकि जो फसल इसमें यूज होती है वो है गन्ना और राइस। अब बात करते हैं बीजेपी के कोर वोटर्स की, यानी अपर कास्ट हिंदूज की। जब इतने साल बाद भगवान राम का मंदिर बना तो लगा कि बीजेपी के लिए ये एक मेडल जैसा है,
लेकिन जिस तरह से बीजेपी फैजाबाद हारी और उसके बाद 400 सीटों का टारगेट के सामने सिंपल मेजोरिटी भी नहीं ला पाई, तो ये सवाल उठने लगा कि क्या बीजेपी का कोर वोटर बीजेपी से दूरी बनाने लगा है। रही सही कसर निकाल दी राम मंदिर में चंदा चोरी ने। सालों तक बीजेपी के बड़े नेता कहते थे कि जाति आधारित राजनीति देश को बांटती है, कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है। ये नैरेटिव हमेशा से चलता आया है। जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूँ इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है। लेकिन बिहार चुनाव से पहले सरकार ने खुद कास्ट सेंसस कराने का फैसला किया। जो कोर वोटर अब तक बीजेपी के लिए खड़ा होकर कास्ट सेंसस को अपोज कर रहा था, उसे एक झटके में पीछे धकेल दिया। जनवरी 2026 में नया यूजीसी रेगुलेशन आया। 2025 के ड्राफ्ट में ये सिर्फ SC/ST के लिए था, लेकिन फाइनल नोटिफिकेशन में OBC भी शामिल कर दिए गए। जनरल कैटेगरी के लिए कोई गारंटीड रिप्रेजेंटेशन नहीं था और झूठी शिकायत पर कोई पेनल्टी भी नहीं थी। नतीजा, यूपी में 11 बीजेपी पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। एक कार्यकर्ता ने तो खून से खुद मोदी जी को खत लिख दिया। पार्टी के अपने सीनियर लीडर्स इसे खुलकर अपोज करने लगे। आखिर में सुप्रीम कोर्ट को खुद स्टे लगाना पड़ा। अपनी ही सरकार की पॉलिसी से बचने के लिए बीजेपी को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। इन सभी मामलों में सरकार की मंशा कुछ भी रही हो, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत कमज़ोर दिखा। लोगों को लगा कि सरकार एरोगेंट हो गई है और उनकी बातें सुनी नहीं जा रही। और राजनीति में कई बार परसेप्शन रियलिटी से ज़्यादा ताकतवर होता है। 2024 के इलेक्शन ने बीजेपी के लिए एक सवाल खड़ा किया कि क्या सिर्फ कोर वोटर बेस से सीटें बढ़ाई जा सकती है, और शायद इसीलिए उन्होंने कास्ट सेंसस, रिजर्वेशन और फ्रीबीज जैसे कदमों पर अपना ध्यान दिया। लेकिन दिक्कत यह है कि ये बीजेपी के अपने बनाए नैरेटिव से सीधे टकरा रहे हैं और कोर वोटर को ये कंट्राडिक्शन साफ दिखाई देता है। रही सही कसर बीजेपी के एरोगेंस और प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी ने पूरी कर दी। इतिहास में नरेंद्र मोदी जी को शायद आज तक का सबसे बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर के रूप में याद किया जाएगा, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं देश के लिए, लेकिन रोजगार, महंगाई, करप्शन और अफसर तानाशाही जैसे मुद्दे पर सरकार असफल रही है। डेमोक्रेसी का एक बड़ा बेसिक रूल है, आप अपने कोर वोटर को हमेशा के लिए टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। सत्ता चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर घमंड आ गया तो जनता एक दिन पलटा जरूर मारती है। इतिहास उठाकर इंदिरा गांधी जी को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि एरोगेंस कभी किसी का नहीं रहा। अगर बीजेपी ने अपने कोर वोटर्स को नेग्लेक्ट किया और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है कि 2029-2024 से भी ज़्यादा दर्दनाक हो। वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि क्या बीजेपी लीडर्स का एरोगेंट होना एक सच्चाई है या सिर्फ सोशल मीडिया का शोर है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और ये वीडियो उन दोस्तों तक भी पहुंचाइए जिन्हें लगता है कि सरकार में कुछ एरोगेंस आ चुका है।